वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने समझा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, उससे जुड़ी हुई सभी टर्म्स को हमने समझा। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, की वैल्यू क्या होती है, एक्सेप्टेंस रीजन, क्रिटिकल रीजन, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का देन प्रोसीजर हमने समझा। तो ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये ना सिर्फ आपके पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके पेपर 2 कॉमर्स एंड पेपर 2 मैनेजमेंट के स्टेटिस्टिक्स का भी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आज के लेक्चर को हम ध्यान से समझेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार हमेशा की तरह अपने रेजोल्यूशन को पक्का कर लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। और इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस क्या है आपका? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन। क्या है हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है हाइपोथेसिस को? हाइपोथेसिस किसी भी प्रॉब्लम का यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? टेंटेटिव वाला। जस्ट अ मोमेंट। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन। ये हमने कल भी समझा था। एक बार मैं क्विक रिवीजन के लिए आपको आज फिर ये चीज बता रही हूँ। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन किस चीज का? कोई भी प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इसको क्या करना है? ये टेंटेटिव क्यों है? क्योंकि दिस इज टू बी टेस्टेड। अभी हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू योर रिसर्च स्टडी। इट प्रोवाइड डायरेक्शंस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो इन स्टैटिस्टिक्स अ हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड टू बी a particular assumption about a set of parameter of population distribution। देखिए क्या हो रहा है, हम यहाँ पे हाइपोथेसिस को फॉर्म कर रहे हैं। कैसे फॉर्म कर रहे हैं? हम उसको फॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एक सैंपल के बेस पर, हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ अजम्पशंस बना रहे हैं। पॉपुलेशन के बारे में क्या कर रहे हैं आप? कुछ अजम्पशंस बना रहे हैं। तो उन अजम्पशंस को बोला गया है ये हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में कुछ अजम्पशन बनाते हैं, इसको हाइपोथेसिस बोला गया है क्योंकि इट इज नॉट नॉन वेदर और नॉट इट इज ट्रू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क है। तो हाइपोथेसिस क्यों बोला गया है? क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है, तो इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस क्या करता है? हाइपोथेसिस इज यूज्ड टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। हाइपोथेसिस, आपका रिसर्च हाइपोथेसिस है, वो बताता है कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में यहाँ पे आपके रिलेशनशिप है कि नहीं है। तो आपने हाइपोथेसिस फॉर्म किया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने। एक हाइपोथेसिस है, कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स एवरी डे लीड्स टू ओबेसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हाइपोथेसिस। तो आपने यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। किस किस के बीच में आपने रिलेशन को एस्टेब्लिश किया है? आपने रिलेशन को एस्टेब्लिश किया है यहाँ पे शुगरी ड्रिंक। फर्स्ट ये आपका वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद ओबेसिटी, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका हाइपोथेसिस। इसको बोलेंगे हम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब इसको प्रूव करना है कि सच में क्या शुगरी ड्रिंक्स हर रोज पीने से मोटापा बढ़ता है। तो ये चीज दिस इज टू बी प्रूवन नाउ। अभी इस चीज को प्रूव करने की जरूरत है, और जब तक ये प्रूफ नहीं होती है दिस इज जस्ट एन हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सोर्सेज क्या क्या होते हैं हाइपोथेसिस के? और हाइपोथेसिस का सबसे पहला सोर्स है क्रिएटिविटी ऑफ द रिसर्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि रिसर्च प्रोसेस के किस स्टेप में, रिसर्च प्रोसेस के किस स्टेप में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है? इस स्टेप में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिए या फिर प्रॉब्लम एनालाइज के लिए जरूरत होती है। नहीं, यहाँ पे सब
सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है आपको हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। तो ये जो स्टेप है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, दिस डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ द रिसर्चर, क्योंकि रिसर्चर यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन लेके आता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन द एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट में उसने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पे वो हाइपोथेसिस को फॉर्म करता है कि सपोज ए प्रॉब्लम के लिए ये फॉर्मूला काम कर गया था उसका पहले, तो ये फॉर्मूला बी प्रॉब्लम के लिए भी काम करेगा यहाँ पे। फिर आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देखिए आपने प्रॉब्लम को जब फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज हुई है उनका एक्सटेंसिव रिव्यू करते हैं, और वहां पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपकी स्टडी की डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है कि आपको क्लियर हो जाता है कि कैसे इन पे पहले सॉल्यूशन ढूंढा जा चुका है, क्या वहां पे ग्रे एरिया है और वहां पे कैसे काम किया जा सकता है। वहां पे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू अपने हाइपोथेसिस को, सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। देन फाइंडिंग्स ऑफ द पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या है? पायलट स्टडी है आपकी फिजिबल स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी, यानी कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी वायबिलिटी, फिजिबिलिटी चेक करते हैं और पायलट स्टडी करते हैं, यानी कि उसको एक छोटे लेवल पे रन करते हैं। उसकी जो फाइंडिंग्स है उसके बिहाफ पर आप फिर अपनी पूरी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसके बेस पर आप हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। फिर आप फॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस को इंटरेक्शन विद नॉलेजेबल पर्संस ऑफ द कंसर्न्ड फील्ड, मतलब उस फील्ड के, मतलब आप अगर फाइनेंस में रिसर्च कर रहे हैं, आप मार्केटिंग में रिसर्च कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि उस फील्ड के जितने भी नॉलेजेबल एक्सपर्ट बंदे हैं उनसे जाके मिलते हैं। तो उनसे जो इंटरेक्शन होता है उसमें से आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, फिर नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। देखिए जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, जिस कल्चर में आप पले बड़े हैं, उस कल्चर का आपके हाइपोथेसिस फॉर्मेशन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अमेरिकन कल्चर की वजह से, वेस्टर्न कल्चर की वजह से बहुत सारी सोशियोलॉजी में स्टडीज, रिसर्च हुई हैं। इस तरह से इंडियन कल्चर की वजह से भी बहुत सारी रिसर्चेस कैरी आउट की गई हैं। तो जो आपका जो कल्चर की नॉलेज है वो आपके हाइपोथेसिस को डायरेक्ट करती है, आपके हाइपोथेसिस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर आता है आपका एनालॉजी। एनालॉजी क्या है? एनालॉजी है सिमिलरिटी, सिमिलरिटी या फिर कंपैरिजन। इसके एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे अर्थ एंड मार्स का। तो आप देखते हैं अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, अर्थ पे लोग रहते हैं, तो हमने देखा मार्स पे भी लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वहां पे भी अर्थ जैसी ही कुछ कुछ कंडीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे है। वहां पे भी सनलाइट है, वहां पे भी लाइक क्लाइमेट है, वहां पे भी फेयरेबल टेम्परेचर है, वहां पे भी पानी है। तो एनालॉजी की वजह से हमने ये फॉर्म किया, एक हाइपोथेसिस बनाया कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है तो मार्स पे भी लाइफ पॉसिबल है। दिस इज जस्ट एन हाइपोथेसिस कि किसके बेस पे है? एनालॉजी के बेस पे, सिमिलरिटीज के बेस पे, कंपैरिजन के बेस पे। फिर आया आपका सिस्टमैटिक रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ थ्योरीज, यानी कि जो ऑलरेडी थ्योरीज बन चुकी हैं उनके बेस पर आप हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक कि लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है आपका? जब आपके प्राइजेस हाई होंगे तो आपकी डिमांड लो होगी। तो एज एन लाइक आप एक बिजनेसमैन है और आप अपनी नया कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो आप इस थ्योरी के बेस पे हाइपोथेसिस फॉर्म कर लेते हैं कि मैं अपने प्राइजेस को लो अगर रखता हूं तो मेरी डिमांड ज्यादा होगी, तो आप अपने प्राइजेस को लो रखते हैं। तो ये आपने हाइपोथेसिस किसके बेस पे फॉर्म कर लिया? जो ऑलरेडी स्टेटेड थ्योरीज है। इसी तरह से हो सकता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, दिस इज द गोल ऑफ ऑल द प्राइवेट फर्म। तो इसके बेस पर भी बहुत सारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके बेस पे भी बहुत सारी फिर आगे रिसर्चेस की जाती हैं को एज अ हाइपोथेसिस मान के। तो इज अ गोल ऑफ प्राइवेट फर्म, ये फाइनेंस में आता है, थ्योरी है ये प्राइवेट फर्म। तो यहाँ पे क्या है, आप इन सोर्सेज के बेस पर अपने हाइपोथेसिस को, अपने टेंटेटिव सॉल्यूशन को यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है?
हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे हाइपोथेसिस को फॉर्म कर लिया है, आपको पता है दिस इज जस्ट इन टेंटेटिव सॉल्यूशन। अब आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स को यूज करके उसको आप टेस्ट करेंगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, यानी कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन दैट एग्जामिन्स अ सैंपल। आपने हाइपोथेसिस किसके बेस पे फॉर्म किया है? सैंपल के बेस पे। टू डिटरमाइन वेदर द रिजल्ट स्टैंड ट्रू फॉर द पॉपुलेशन। आपने हाइपोथेसिस बनाया यहाँ पे सैंपल के बेस पे। किसके लिए बनाया? ये पूरी पॉपुलेशन के बेस पे। तो अब आप क्या करोगे, उसकी स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन करोगे, यानी कि ये जो सैंपल लिया है इसकी आपने स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन की कि इसका जो रिजल्ट है ये पॉपुलेशन पे भी एप्लीकेबल है कि नहीं है। So the test allows two explanation for the data, the null hypothesis और the alternate hypothesis। ये हमने पढ़ा था। null का मतलब होता है no difference और alternate का मतलब है कि significant difference यहाँ पे। So if the sample mean matches the population mean, the null hypothesis is proven true। यहाँ पे अगर आपका सैंपल का जो मीन है, यानी सैंपल मीन को आप डिनोट करते हैं x बार से और पॉपुलेशन मीन को आप डिनोट करते हैं म्यू से, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आप यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन यहाँ पे इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। होप दिस इज क्लियर। Alternatively, if the sample mean is not equal to the population mean, alternative hypothesis is accepted। ये हमने पढ़ लिया है। It is a useful statistical tool that interprets data-based conclusions such that it stand true for the whole population। यानी कि hypothesis testing क्या है? Hypothesis testing is a useful statistical tool, यानी कि यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को यूज करते हैं, जिसमें मैं आपको अभी आगे समझाने वाली हूँ कि कैसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो दैट कि हमें ये पता चल पाए कि जो पॉपुलेशन सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए भी ट्रू है। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड इन साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, साइकोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और लाइफ के हर फील्ड में जहाँ पे भी रिसर्च आपकी एप्लीकेबल होती है वहाँ पे आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग एप्लीकेबल होता है। आई होप दिस इज क्लियर। Now moving to the next very important parametric test and non parametric test क्या होते हैं? आपके एग्जाम में अक्सर इनके बारे में पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि बताइए पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। तो पैरामेट्रिक, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं अवेलेबल आपके। आप सिंपल याद रखेंगे कि आपके पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। तो पैरामीटर्स जहाँ पे अवेलेबल हैं वो होंगे आपके पैरामेट्रिक टेस्ट। पढ़ते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट्स आर दोज टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन अजम्पशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, विच आर बेस्ड ऑन अजम्पशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल आर ड्रॉन। आप क्या करते हैं, आप पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं, ठीक है, और उसके बेस पर अपने हाइपोथेसिस को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट उन्हीं सिचुएशन में लगेंगे जब आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर मालूम होंगे। यानी पॉपुलेशन के पैरामीटर क्या, पॉपुलेशन का मीन आपको पता हो, या फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, या फिर उसका आपको प्रोपोर्शन पता हो। प्रोपोर्शन एक आपके प्रोपोर्शन, उसका प्रोपोर्शनल डेटा आपको उसका पता हो, तो आप केस में यूज करेंगे यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट किन किन केसेस में यूज हो सकता है? जहाँ पे आपका डाटा क्वांटिटिव डाटा है, यानी कि इसको नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर आपके कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं? जो आपके डेसिमल पॉइंट्स ले सकते हैं, उन वेरिएबल को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। थर्ड है व्हेन डाटा इज मेजर्ड ऑन अप्रोक्सीमेट इंटरवल और रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट। देखिए 4 स्केल होते हैं हमारे मेजरमेंट के। एक होता है आपका नॉमिनल, दूसरा है आपका ऑर्डिनल, हम इनके बारे में एक सेपरेट लेक्चर करेंगे, तो फिलहाल के लिए एक बार इतना ही समझ लीजिए। और तीसरा है आपका इंटरवल स्केल, चौथा है आपका रेशो स्केल। तो ये 4 स्केल में से इन 2 स्केल के लिए यूज होगा आपका पैरामेट्रिक टेस्ट, इन 2 के लिए यूज होगा आपका पैरामेट्रिक टेस्ट। और पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए एक और कंडीशन क्या है, डाटा शुड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं
जहाँ पे आपका ऐसा बेल शेप का कर्व बनता है, जहाँ पे आपके 50% आइटम इस साइड हैं, इससे मिडिल पॉइंट के 50% आइटम यहाँ पे है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी केस में आपका पैरामेट्रिक टेस्ट यूज हो सकता है। तो आपको क्लियर हो गया पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, जिनके बारे में हम पॉपुलेशन जिससे हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं उसके कुछ पैरामीटर्स हमें मालूम है, विच आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि हम यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ अजम्पशंस बना के चलते हैं, उन पैरामीटर्स को कुछ हद तक हमें वो मालूम होते हैं, तभी हम यहाँ पे ये यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव डाटा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होने चाहिए, when data is measured on interval और ratio scale of measurement होना चाहिए, और data should follow the normal distribution। इन 4 केसेस होंगे तभी हम पैरामेट्रिक टेस्ट को लगा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कितने टाइप्स के होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट? तो हमारे पास 4 टाइप के पैरामेट्रिक, 5 टाइप के हैं सॉरी। यहाँ पे एफ टेस्ट भी आपका यहाँ पे आता है। एफ टेस्ट होता है फॉर सैंपल वेरिएंस, एफ टेस्ट यहाँ पे फॉर सैंपल वेरिएंस कंपैरिजन। तो ये 5 टेस्ट हैं, हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो एक बार के लिए आप समझ लीजिए कि कितने टाइप के पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। पहला होता है आपका टी टेस्ट, दूसरा है आपका जी टेस्ट, तीसरा है आपका एफ टेस्ट, चौथा है अनोवा, पांचवा है कार्ल पियर्सन। तो ये किस किस केस में यूज हो रहे हैं? टी टेस्ट वहां यूज होगा जहां पे आपके नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ पॉपुलेशन 30 से कम है, और इसको फर्दर 1 सैंपल और 2 सैंपल टेस्ट में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है जी टेस्ट, जहां पे आपकी पॉपुलेशन 30 से ज्यादा है, और एक और है यहाँ पे एंड पॉपुलेशन का वेरिएंस आपको यहाँ पे नोन नहीं है, वेरिएंस इज नॉट नोन। तो आप यूज करेंगे टी टेस्ट यहाँ पे अगर 30 से ज्यादा है एंड वेरिएंस इज नोन। किसका वेरिएंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पॉपुलेशन के वेरिएंस की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, तो हम बात करेंगे जी टेस्ट की। अनोवा क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो जहां पे देखिए आपके 1 से 2 सैंपल है, उसके लिए आप टी टेस्ट और जी टेस्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपके मोर देन 2 सैंपल हैं, के मोर देन 2 सैंपल हैं, तो आप यूज करते हैं अनोवा। अनोवा की फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये 1 वे भी होता है और 2 वे भी होता है। फिर आपका आता है कार्ल पियर्सन्स आर कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमने पूरा चैप्टर इसके लिए पढ़ा था। तो ये टेस्ट क्या है? ये आपका एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपका आता है जी टेस्ट हमने ऑलरेडी कर लिया। एफ टेस्ट क्या है? एफ टेस्ट आपको 2 सैंपल के वेरिएंस के कंपैरिजन के लिए यूज होता है। यानी कि आप यहाँ पे सैंपल 1 है का वेरिएंस और सैंपल 2 का वेरिएंस, इनका कंपैरिजन करने के लिए करते हैं ये एफ टेस्ट यूज। तो आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है कि कितने टाइप के पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होते हैं। 5 टाइप के। कौन कौन से हैं आपके? टी है, जी है, एफ है आपका, फिर आपका अनोवा आएगा, और फिर आपका आएगा कार्ल पियर्सन का, कार्ल पियर्सन्स आर कोफिशिएंट और आर कोरिलेशन। ये क्या है? ये आपके 5 पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। अभी आते हैं आगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, जो अपोजिट है, सिंपल सा, जो पैरामेट्रिक टेस्ट के अपोजिट है। पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने क्या किया? पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने कुछ अजम्पशंस बनाई। किसके बारे में? पॉपुलेशन के डाटा के बारे में। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम क्या करेंगे? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में we don't make any assumption about the parameters for the given population। यहाँ पे हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। तो यानी कि हम कैसे assumption बना ही नहीं सकते हैं जब हमें कुछ भी नहीं मालूम है पॉपुलेशन के बारे में। तो there is no fixed set of parameters available। किसके पैरामीटर अवेलेबल नहीं है? पॉपुलेशन के पैरामीटर नहीं। फिर एक और क्या कंडीशन थी नॉन पैरामेट्रिक के लिए? उसकी पैरामेट्रिक की उसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे देर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी काइंड अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये बेल शेप का कर्व यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं यूज होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हो सकता है ये आपका राइट स्क्यूड हो सकता है ये आपका लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये यहाँ पे आपको नहीं पता है, तो इट इज बेस्ड ऑन मीन। तो यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, इट इज बेस्ड ऑन
मीन। जो आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हैं दे आर बेस्ड ऑन मीन, मीन के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो आपके बेस्ड होते हैं मीडियन के ऊपर। तो ये यहाँ पे नोट करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो आपके मीन के ऊपर हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो आपके यहाँ पे मीडियन के ऊपर, मीडियन के बेस पर होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। स्केल कौन सा यूज होता है? इसमें दो स्केल यूज होते हैं, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल। उसमें हमने क्या देखा था? हमने उसमें देखा था कि भैया 4 स्केल यूज हो रहे हैं और यहाँ पे हमने देखा कि इसमें सिर्फ 2 ही स्केल यहाँ पे हमारे यूज हो रहे हैं। एक आपका नॉमिनल, 4 में से 2 स्केल वहाँ पे रेशो और इंटरवल यूज हो रहे थे, इसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल यूज हो रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ पे? को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोला जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव द फिक्स पैरामीटर्स टू बी फॉलोड। आई होप पैरामेट्रिक टेस्ट इज क्लियर टू यू। पैरामेट्रिक टेस्ट अभी जानते हैं कि कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे होते हैं। तो जो पहला है दैट इज वन सैंपल साइन टेस्ट। वन सैंपल साइन टेस्ट किस लिए यूज होता है? This test is used to estimate the median of a population followed by comparing it to reference value और target value। यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन है उसका आपने मीडियन एस्टिमेट कर लिया और उसको क्या करना है? उसको कंपेयर करना है। आपको कोई एक वैल्यू गिवन होगी, आपकी पॉपुलेशन की हो सकती है या फिर कोई और टारगेट वैल्यू गिवन हो सकती है, उससे आप इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी आपको मीडियन से आप कुछ एस्टिमेट कर रहे हैं तो इट इज वेरी सिंपल कि आपका वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा। तो क्लियर? फर्स्ट इज योर वन सैंपल साइन टेस्ट। सेकंड है आपका वन सैंपल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप रैंक असाइन कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास क्वालिटेटिव डाटा है। ये किस केस में यूज हो रहा है? व्हेन योर डाटा इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कैसे हो सकता है? जब आप ब्यूटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव डाटा यहाँ पे अगर आपके पास है तो वहाँ पे आप उसको रैंक असाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर उसको नंबर में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता, जस्ट लाइक आपकी ऑनेस्टी की मैं बात करूँ, इंटेलिजेंस की बात करें, ब्यूटी की बात करें, तो इस टाइप के डाटा में आपको रैंक असाइन करनी होती है। तो दिस टेस्ट इज द सेम एज द प्रीवियस टेस्ट एक्सेप्ट दैट द डाटा इज अज्यूम्ड टू कम फ्रॉम अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए आपको पता नहीं था पहले वाले में डिस्ट्रीब्यूशन किस डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है और आपका डाटा क्वालिटेटिव है। यहाँ पे विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इट मीन्स यू आर यूजिंग द क्वालिटेटिव डाटा। फिर आपका आता है फ्रीडमैन टेस्ट। फ्रीडमैन टेस्ट एग्जामिन्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स विद ऑर्डिनल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए यहाँ पे आपने क्या स्केल यूज किया? यहाँ पे स्केल आपने यूज किया नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो जब इस केस में हम क्या कर रहे हैं? इस केस में हम ऑर्डिनल स्केल यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम 2 ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस को एग्जामिन कर रहे हैं। उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं? फ्रीडमैन टेस्ट यूज करें। फिर आपका आता है क्रूस-वेलिस टेस्ट। क्रूस-वेलिस टेस्ट क्या फाइंड आउट करता है? इफ टू और मोर मीडियंस आर डिफरेंट। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 और मोर डाटा सेट्स की, 2 और मोर डाटा सेट्स की और उनके मीडियन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे उनके मीडियन को कंपेयर करते हैं कि ये दोनों डाटा सेट्स इन दोनों डाटा सेट्स के मीडियन में कुछ डिफरेंस है या फिर ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? द रैंक्स ऑफ द डाटा पॉइंट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर कैलकुलेशन रादर देन द डाटा पॉइंट। यहाँ पे जो डाटा पॉइंट्स की रैंक है वो यूटिलाइज की जाती है, इंस्टेड ऑफ जो डाटा खुद है उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। फिर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपने सुना होगा, मान विटनी टेस्ट। मान विटनी टेस्ट क्या करता है? इट जजेस द डिफरेंस बिटवीन 2 or more independent group on a condition that the dependent variable will be either ordinal or continuous। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आपके नॉन पैरामीट्रिक की एक खास बात क्या है? यहाँ पे एक पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूंगी। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए वैसे तो आपके पैरामीटर्स यूज होते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल, लेकिन यह आपके रेशो और इंटरवल स्केल पे भी काम कर सकते हैं। या आपके रेशो और इंटरवल स्केल पे भी काम कर सकते हैं, स्केल पर भी काम करते हैं।
और इसकी एक और खास बात क्या है, ये आपके क्वालिटेटिव डाटा पे तो लागू होते ही हैं, लेकिन ये क्वांटिटेटिव डाटा पे भी काम करते हैं। यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपके सभी सिचुएशन में लागू हो सकते हैं, लेकिन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली जरूरी है कि आपके क्वांटिटेटिव डाटा हो, रेशो और इंटरवल स्केल हो। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है आपके, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों डाटा के लिए यूज हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज हो सकते हैं, ऑल फोर स्केल्स के लिए ये यूज हो सकते हैं। तो मान विटनी टेस्ट क्या बोल रहा है, मान विटनी टेस्ट बोलता है कि ये डिफरेंस मेजर करेगा किसके बीच में, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में। कंडीशन क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आइदर ऑर्डिनल होना चाहिए या कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। फिर आपका आता है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। पिछले में हमने कौन सा पढ़ा था, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन। पैरामेट्रिक में, नॉन पैरामेट्रिक में कौन सा आ गया, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। We use this test to find out the correlation between two sets of data। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे रैंक असाइन कर रहे हैं और उन रैंक के बेस पे दो सेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। सो ये कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन सा टेस्ट पैरामेट्रिक में आएगा, कौन सा टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक में आएगा। सो जब मैं पैरामेट्रिक की बात करती हूँ तो मेरे पास 5 टेस्ट हैं, टी, सी, एफ, अनोवा और आपका एक और कौन सा रह गया आपका यहाँ पे, टी, सी, एफ, अनोवा। और योर फिफ्थ टेस्ट इज योर कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है। और अगर मैं नॉन पैरामेट्रिक की बात करती हूँ तो मेरे पास आते हैं 1 सैंपल टी टेस्ट, 1 सैंपल साइन टेस्ट, 1 सैंपल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट, क्रूज वेलिस टेस्ट, मान विटनी टेस्ट और स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बच गया है जो है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट, तो काई स्क्वायर टेस्ट को ना तो हमने पैरामेट्रिक में कवर किया ना ही हमने नॉन पैरामेट्रिक में। तो इसकी क्या खास बात है, ये दोनों ही टेस्ट में इंक्लूड होता है, पैरा में भी और नॉन पैरा में भी। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए काई स्क्वायर दोनों में ही इंक्लूड होता है। चलिए अब समझते हैं इनके डिफरेंसेस को कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट पैरामेट्रिक यानी कि पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स है उनके बारे में अजम्पशंस बनाते हैं। अजम्पशंस किसके बारे में बनाई हमने, यहाँ पे हमने अजम्पशंस बनाई अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर के बारे में हमने यहाँ पे अजम्पशन। नॉन पैरामेट्रिक में क्या है, वेरी सिंपल, नो अजम्पशंस आर मेड, यहाँ पे अजम्पशंस नहीं बनाई जाती है। फिर दूसरा क्या है, वैल्यूज फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने पढ़ा पैरामेट्रिक में कौन सी वैल्यू यूज होती है, मीन वैल्यू को यूज किया जाता है। यहाँ पे किसको यूज किया जाता है, मीन वैल्यू को। यहाँ पे किसको यूज किया गया, मीडियन वैल्यू को यूज करके बनाया गया है। कोरिलेशन किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए पैरामेट्रिक टेस्ट में हम यूज करते हैं कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और नॉन पैरामेट्रिक में हम स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन को यूज करते हैं। फोर्थ है आपका प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मान के चलता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलता है कि ये यहाँ पे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या बोलता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन वो आर्बिट्रेरी हो सकता है नॉर्मल हो सकता है ये राइट स्क्यूड हो सकता है ये लेफ्ट स्क्यूड हो। क्योंकि हमें यहाँ पे पॉपुलेशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको आर्बिट्रेरी मान के चलते कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आपकी पॉपुलेशन की नॉलेज के बारे में पैरामीटर में पता होता है, आपको पॉपुलेशन नॉलेज इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको जरूरी है कि आपको पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्डाइजेशन या प्रोपोर्शन यहाँ पे आपको पता हो, इनमें से कुछ भी। लेकिन यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक में पॉपुलेशन नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर ये किस लिए यूज होते हैं, इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग इंटरवल डाटा। ये आपको पता है किस स्केल के लिए यूज होते हैं, ये रेशो और इंटरवल स्केल के लिए यूज होते हैं। एंड इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग नॉमिनल डाटा। ये किसके लिए, मेन इसका कौन सा है स्केल, इसका नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल यहाँ पे है। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेबल टू वेरिएबल्स।
और ये किसको एप्लीकेबल है? नॉन पैरामेट्रिक एप्लीकेबल टू वेरिएबल एज वेल एज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है आपका? एट्रीब्यूट्स है आपके नॉन न्यूमेरिक डाटा। एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? आपकी ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, आपका ये सब एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल्स क्या दिए इन्होंने? टी टेस्ट, जी टेस्ट, इसका मान विटनी टेस्ट, क्रूस वैलिस टेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमें समझना क्या जरूरी है? आज के लेक्चर में हमें समझना जरूरी है कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, कौन कौन से टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं, और किन सिचुएशन में पैरामेट्रिक टेस्ट एप्लीकेबल होता है। एंड फिर उसी तरह से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किन सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, और कौन कौन से टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पैरामेट्रिक में हमें कुछ पैरामीटर्स के बारे में अजम्पशन बना के चलते, इसमें हमें कोई अजम्पशंस नहीं बनानी होती। पैरामेट्रिक टेस्ट मीन वैल्यू पे बेस्ड होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मीडियन वैल्यू पे बेस्ड होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। यहाँ पे हम स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन को यूज कर रहे हैं। प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ये मान के चलता है पैरामेट्रिक टेस्ट की नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है आपकी, ये आर्बिट्रेरी प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। यहाँ पे आपको पैरामेट्रिक में आपको पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज होती है, और नॉन पैरामेट्रिक में पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज होना जरूरी नहीं होता है। ये किस लिए यूज होते हैं? यूज फॉर फाइंडिंग इंटरवल डाटा, एंड दिस इज यूज फॉर फाइंडिंग नॉमिनल डाटा। एप्लीकेशन क्या है? ये एप्लीकेबल मतलब वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि न्यूमेरिक डाटा पे ही ये एप्लीकेबल हो सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक डाटा पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और वाइल जो आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ये आपके नॉन न्यूमेरिक डाटा पे भी एप्लीकेबल होते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इसके एग्जाम्पल्स को याद रखना। इसमें हमारे आते हैं टी टेस्ट, जी टेस्ट, फिर आपका आता है एफ टेस्ट, फिर आपका आता है कार्ल पियर्सन वाला टेस्ट, फिर आपका आता है अनोवा। तो ये जो 5 टेस्ट है ये है आपके पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक में मान विट्री हो गया, क्रूस वैलिस हो गया आपका। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था वन सैंपल साइन रैंक टेस्ट, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। उसके बाद आपने पढ़ा स्पीयर्समैन रैंक टेस्ट। ये सब टेस्ट हैं आपके, ये है नॉन पैरामेट्रिक। तो जो भी रैंक की बात करेगा, नॉमिनल स्केल की बात करेगा, वो और सब टेस्ट आ जाएंगे आपके नॉन पैरामेट्रिक में, ठीक है। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपके साथ आज ये शेयर कर रही हूँ, इस स्लाइड में से अब भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको पैरामेट्रिक टेस्ट का इक्विवेलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि किस टाइप का एनालिसिस है, उसका क्या एग्जाम्पल है, उसके लिए कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट होगा, और उसका इक्विवेलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा होगा। तो अगर हमें कंपेयर करना है मीन बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, यानी कि एक x1 और एक आपका ग्रुप है x2, इसके मीन का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? हम यूज करते हैं उसके लिए 2 सैंपल टी टेस्ट को। तो उसका इक्विवेलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अगर पूछ लिया जाए तो वो आएगा आपका विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट, ठीक है। इस सिचुएशन में यूज होता है, जस्ट आपको फाइंड आउट करना है, डू मैनेजर्स हु आर मैन हैव हायर एवरेज सैलरी देन मैनेजर्स दैट आर फीमेल। अगर आपको यहाँ पे मेल मैनेजर और फीमेल मैनेजर की सैलरी को कंपेयर करना है, फीमेल मैनेजर की सैलरी को यहाँ पे कंपेयर करना है, तो यहाँ पे क्या आपके पास ये दो मेल मैनेजर की सैलरी और फीमेल मैनेजर की सैलरी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनको आप कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास इन पॉपुलेशन के पैरामीटर्स अवेलेबल हैं तो आप लगाएंगे 2 सैंपल टी टेस्ट, और अगर आपके पास पॉपुलेशन के पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है तो विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट लगेगा। तो अगर आपको पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएंगे, या तो मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा या आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 2 सैंपल टी टेस्ट का आप नॉन पैरामेट्रिक इसका इक्विवेलेंट बताइए क्या हो सकता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको चूज करना है। विल्कोक्सन रैंक सम टी टेस्ट यूज होगा आपका 2 सैंपल टी टेस्ट के इक्विवेलेंट में, यानी कि ये दोनों बराबर है। फिर आपका नेक्स्ट है, अगर आपको कंपेयर करना है 2 क्वांटिटेटिव मेजरमेंट टेकन फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक ही इंडिविजुअल का 2 बार डाटा ले रहे हैं, यानी कि बिफोर और आफ्टर का डाटा हम ले रहे हैं। कोई भी ट्रेनिंग का हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी हम लोग कोई ट्रीटमेंट का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बंदे को ट्रीटमेंट से पहले उसका डाटा रिकॉर्ड किया गया, फिर कोई ट्रीटमेंट देने के बाद उसका डाटा रिकॉर्ड किया गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल इसने लिया है, एग्जामिन स्टूडेंट्स डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट बिफोर और आफ्टर अ यूनिट ऑफ स्टडी। यानी कि बच्चे का टेस्ट लिया गया और किसी एक यूनिट की स्टडी करवाने से पहले और फिर उसकी स्टडी करवाने के बाद, यानी कि उसी सेम बच्चे के 2 बार यहाँ पे टेस्ट क्वांटिटेटिव डाटा को वहाँ पे लिया गया। तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? उसके लिए यूज करते हैं पेयर टी टेस्ट। कौन सा टेस्ट यूज होता है पैरामेट्रिक में? पेयर टी टेस्ट। और उसी का ही इक्विवेलेंट आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है? वो आएगा आपका विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। यानी कि 2 सैंपल टी टेस्ट का भी इक्विवेलेंट विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है, और पेयर टी टेस्ट ये रैंक सम टेस्ट है, और इसका है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक रैंक सम टेस्ट है, दूसरा साइंड रैंक टेस्ट है, लेकिन ये विल्कॉक्सन का ही है। तो जब आप पेयर टी टेस्ट का इक्विवेलेंट देखेंगे तो वो आएगा आपका विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। क्लियर? तीसरा आपकी सिचुएशन है कंपेयर मीन बिटवीन 3 ऑफ मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप। देखिए 2 से ज्यादा की बात आ गई तो हम क्या यूज करते हैं पैरामेट्रिक में? अनोवा टेस्ट को। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। 2 से ज्यादा की अगर ग्रुप की बात आ रही है तो हमें यहाँ पे किसका मीन कंपेयर करना है? 3 से ज्यादा, 3 बंदों के इंडिपेंडेंट ग्रुप का मीन कंपेयर करना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन क्रॉप यील्ड फार्मर यूज फर्टिलाइजर ए बी सी। इसमें पूछा गया है कि एक फार्मर अगर ए फर्टिलाइजर का यूज करता है तो क्रॉप कितनी उगती है, डी का यूज करता है तो कितना क्रॉप होता है, कितनी फसल होगी, सी का यूज करेगा तो कितनी फसल होगी। हमें उन तीनों को कंपेयर करना है यहाँ पे। तो हमने उसके लिए पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा यूज किया? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा टेस्ट को यहाँ पे यूज किया। और उसका इक्विवेलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है? क्रूस-वालिस टेस्ट। उसी का इक्विवेलेंट अगर आपको 3 ग्रुप का डाटा कंपेयर करना है, 3 ग्रुप का इंडिपेंडेंट ग्रुप का डाटा कंपेयर करना है, तो आप क्या करेंगे? क्रूस-वालिस टेस्ट को यूज करेंगे नॉन पैरामेट्रिक में, और पैरामेट्रिक में यूज करेंगे आप अनोवा को। फिर 4th सिचुएशन आपको दी है, आपको एस्टिमेट करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल। यहाँ पे देखिए आपको 2 वेरिएबल की एसोसिएशन बतानी है। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कोरिलेशन बताना है। तो सिंपल है कि डज द नंबर ऑफ आवर्स अ पर्सन स्पेंड्स ऑन सोशल मीडिया अफेक्ट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्लीप एट नाइट। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे सोशल मीडिया का आपकी नींद पे इफेक्ट पूछा है। जितने घंटे आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं उसका आप जितने घंटे की नींद लेते हैं उस पर क्या इफेक्ट है, क्या रिलेशन है। तो रिलेशन के लिए आपको पता है, आप अगर पैरामेट्रिक टेस्ट में जाओगे तो आप यूज करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, और अगर आप नॉन पैरामेट्रिक में जाओगे तो आप यूज करोगे स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन को। आई होप इसके बाद ही आपको ये भी पांचों टेस्ट का आपको क्लियर हो गया होगा कि किसका इक्विवेलेंट कौन सा है। 2 सैंपल टी टेस्ट का इक्विवेलेंट है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, पेयर टी टेस्ट का इक्विवेलेंट है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, अनोवा का इक्विवेलेंट आपका क्रूस-वालिस टेस्ट, पियर्सन का इक्विवेलेंट आपका स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। तो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी ये चीज़ बहुत ईजीली समझ में आ सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।